अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन था ये वाला। इस क्वेश्चन में बताओ क्या आंसर होगा इसका। किया है कि नहीं है? ठीक है, अटेम्प्ट करना चाहिए। आंसर आए ना आए वो अलग बात है, किया नहीं और हुआ नहीं दोनों में डिफरेंस होता है। हुआ नहीं ये डिफरेंट चीज़ है और किया ही नहीं ये अलग चीज़ है। तो हमको बचना किससे? किया नहीं से। तो इस डी आंसर आ रहा है। अच्छा, 2 blocks A and B attached to each other by a massless spring are kept on a smooth horizontal surface and pulled by a force F equal to 200 Newton as shown. If at some instant 10 kg mass has acceleration of 10 meter per second square, the acceleration of 25 kg mass at that instant will be. तो किसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको? हाँ, 10 kg वाले का दिया हुआ है। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? राइट साइड में। अभी स्प्रिंग कैसी है? एलोंगेटेड है, खींचा, फोर्स लगाया 25 kg पर, तो 25 kg पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस ब्लॉक ने चलना शुरू किया, उसके साथ साथ स्प्रिंग भी आगे बढ़ी और स्प्रिंग एलोंगेट हो गई। स्प्रिंग एलोंगेट हो गई तो 10 kg ब्लॉक पर कहाँ फोर्स लगा रही है? वो राइट साइड में। और राइट और लेफ्ट अगर नहीं समझ में आता, मैंने क्या करते हैं हम यहाँ पी और क्यू बना लेते हैं। तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? पी टू क्यू। किस पर? 10 kg ब्लॉक पर। तो ये फोर्स कितना लिखूँ मैं यहाँ पर? के एक्स। तो इससे के एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो, के एक्स इक्वल्स टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। तो इसका 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 10 ही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो 10। तो के एक्स कितना आ गया? के एक्स की वैल्यू हो जाती है 100 न्यूटन। तो के एक्स 100 न्यूटन आ गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो जरा, किसका? 25 kg का, और केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाओ उसमें। तो मैं उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाता हूं। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो लग रहा है 200 न्यूटन, और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर? के एक्स। किस डायरेक्शन में? राइट या लेफ्ट? मतलब पी टू क्यू है, क्यू टू पी? क्यू टू पी, क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो अपनी तरफ खींच रही है चीज़ों को, यानी दोनों ब्लॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है। अगर एलोंगेटेड होती है तो अपनी तरफ खींचती है, और अगर कंप्रेस्ड होती है तो पुश करती है, दूर भगाती है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो अब तो रट गया होगा ये। तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के एक्स, और के एक्स की वैल्यू है 100। के एक्स की वैल्यू है 100 न्यूटन, है ना। तो 25 kg का जो ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताओ। राइट साइड। तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन क्या लिखी जाए? 200 माइनस के एक्स, के एक्स यानी 100 इक्वल्स टू मास 25, और एक्सेलरेशन लिख लेता हूं मैं इसका ए। तो 100 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू ए। तो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विच आंसर इज करेक्ट? बी। तो ये तुम लोगों ने कर लिया था कि नहीं? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आ गया आप क्वेश्चन? ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग पर बेस्ड आ गया। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, जेई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बताओ जरा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सिचुएशन क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन में। 2 blocks of masses 2m and m are connected as shown in figure. Now the string between the blocks is suddenly cut. तो इसमें किसको काटा है? स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को? स्ट्रिंग कट की है, स्ट्रिंग को काटा है यहां से, ठीक है। इसको यहां से कट कर दिया। तो कट करने से पहले की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा? बिफोर कटिंग एलोंगेशन कितना था?
कितना था बताओ। इसको सॉल्व करने के एक तो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करें। एक केवल ऑब्जर्व करके हम ऑब्जर्वेशन से ही निकाल सकते हैं कि स्प्रिंग को टोटल मिला के कितना वेट सपोर्ट करना पड़ रहा है। जो स्प्रिंग है वो कितना वेट सपोर्ट कर रही है, 3 mg के बराबर। तो उसमें एलोंगेशन कितना होना चाहिए, 3 mg बाई के, एलोंगेशन 3 mg बाई के है। या तुम kx की वैल्यू लिख सकते हो, kx की वैल्यू कितनी है, 3 mg के बराबर है। ये कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कट किया तो जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, इसका मतलब समझाओ मुझे, जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब क्या होता है। मतलब काटने के तुरंत बाद। हाँ नहीं, स्ट्रिंग हमारी वापस नेचुरल लेंथ पे नहीं पहुंच पाती है। क्या बोल रहे हो सर, मतलब काटने के बाद वो स्ट्रिंग अपनी कर पाती है सब। नहीं, और अच्छी चीज बताई थी मैंने तुमको। जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब ये होता है कि लेक्चर पूरा ध्यान रखो, तुम उसको लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हो, जो मैंने तुमको भेजा था उसमें मैंने बताया। लेक्चर अगर ध्यान से सुनोगे दोबारा तो जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब है कि दो जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स में वेलोसिटी नहीं आई है लेकिन एक्सेलरेशन आ गया है। तो जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी नहीं आई है अभी, लेकिन एक्सेलरेशन आ चुका है। समझ में आई बात ये मतलब होता है जस्ट आफ्टर कटिंग, यानी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हो सकता है, मतलब एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन वेलोसिटी डेफिनेटली नहीं है। जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब ये है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको काटने के बाद का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसको काटने के बाद का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें कौन कौन से फोर्सेज होंगे, सबसे पहले मैं बनाता हूँ ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज बनाऊं मैं, mg डाउनवर्ड mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और कुछ नहीं सर। और कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन फोर्स लगता वो तो अब लगेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया है। ठीक है, तो अब बताओ जरा, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, mg इक्वल्स टू m इंटू ए बी, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो ए बी कितना आया, ये भी सर जी आया, g के बराबर आया। किस डायरेक्शन में आया ये डाउनवर्ड। आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम ब्लॉक ए पर। तो ब्लॉक ए का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कौन, हाँ, तो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ब्लॉक ए का, और इसका मास है 2m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg, और स्प्रिंग फोर्स kx वर्टिकली अप, इसकी वैल्यू कितनी है, सर 2m प्लस जी, हाँ 3mg के बराबर इसकी वैल्यू है, 3mg जो हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो नीचे जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को हमने कट किया, कट करने के तुरंत बाद स्प्रिंग अपनी लेंथ को सडनली चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके दोनों एंड फ्री नहीं है। ये रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है और ये वाला नीचे वाला एंड ब्लॉक से बंधा हुआ है, दोनों एंड फ्री नहीं है, इसलिए स्प्रिंग की लेंथ में सडन चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, वर्टिकली अपवर्ड वाला या डाउनवर्ड वाला, सर वर्टिकली अपवर्ड वाला। तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन होगी, kx माइनस 2mg, हाँ 3mg माइनस 2mg इक्वल टू 3mg माइनस 2mg इक्वल्स टू, बोलो, 2m मास 2m, और एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन a लिख देता हूं मैं, a तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हुआ ये वर्टिकली अपवर्ड, ये हुआ वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ, बी आंसर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। तो ए का है g/2,
और बी का है जी, तो कौन सा सही हुआ? बी सर। सर सी। देख भाई ध्यान दो, ब्लॉक ए का पहले बताना है और बी का बाद में, तो ए का कितना आया है g/2 और बी का कितना है g है, तो ये आंसर होगा इसका सी। समझ गए? हाँ। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसके बारे में बताइए। Two masses of 5 kg and 10 kg respectively are connected by a massless spring as shown in figure. A force of 60 Newton acts on 10 kg mass. At the instant shown, the 10 kg mass has acceleration 5 meter per second square. The acceleration of 5 kg mass is, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, kx की वैल्यू निकालनी चाहिए, और kx की वैल्यू निकालने के लिए हमको 10 kg का ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं इसमें केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाऊंगा क्योंकि उन्हीं का रेलिवेंस है यहाँ पर। तो 60 न्यूटन और स्प्रिंग फोर्स किधर लगाया? नेगेटिव बाई एक्सिस की ओर से kx लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, तो ये kx। वाई एक्सिस कौन सी होती है? वाई एक्सिस जनरली वर्टिकल डायरेक्शन में लिया करते हैं। नेगेटिव एक्सिस। हाँ, तो ये kx फोर्स लगा। इक्वेशन लिखो न्यूटन सेकंड लॉ से, तो 60 माइनस kx इक्वल टू मास 10, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? सर 5 सर। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5, तो इससे kx की वैल्यू कितनी आती है? 60 माइनस 50, यानी kx आ जाता है सॉल्व करने पर 10 के बराबर। तो kx 10 न्यूटन है। अब 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो 5 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा? राइट साइड में। स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो फोर्स लगा रही होगी राइट साइड में। तो क्या इक्वेशन बनाए अब हम? kx इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन चलो a ही लिखते हैं हम, और kx की वैल्यू है 10, तो 10 इक्वल्स टू 5a, तो a इक्वल टू कितना हो गया? 10/5। 10/5 पता है तुमको क्या होता है? 2 पक्का? सर वही होता है 5 1 5 5 2 10। वेरी गुड। 1 होता है। मैथ्स बड़ा स्ट्रांग है तुम्हारा, फिजिक्स में जैसे भी हो मैथ्स बहुत स्ट्रांग है ना। 10/5 तुम बड़े जल्दी निकाल लेते हो। चलो ये आंसर आ गया कितना? 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज मैं तुमको जल्दी फ्री करूंगा बस डीपीपी डिस्कस करने के बाद। इसके बाद ये क्वेश्चन है बड़ा सही। ये क्वेश्चन जो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस में से मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। इसीलिए सर नहीं बना। अगर कॉन्सेप्ट सही सही लगाते जाओगे तो बन जाएगा सारा का सारा, है ना। हाँ। तो इसमें क्या, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और ये 2 स्प्रिंग से ऐसे लटका हुआ है। तो कौन सी स्प्रिंग को काट दिया जाता है इसमें? राइट साइड वाली स्प्रिंग को कट कर देते हैं। तो जब राइट साइड वाली स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो हमको बताना है, क्या बताना है? जस्ट आफ्टर कटिंग 2 kg वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब क्या होता है बोलो? सर तुरंत बाद। अरे नहीं यार, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। फिजिक्स पढ़ने वक्त फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी नहीं आई, जो एक्सेलरेशन आई। हाँ, इसका जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब है कि इसमें वेलोसिटी अभी नहीं आई है लेकिन एक्सेलरेशन आ गया है। या एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी डेफिनेटली नहीं है, ये मतलब होता है जस्ट आफ्टर कटिंग का। तो सबसे पहले क्या करें हम, दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना कितना है या kx फोर्स कितना है स्प्रिंग की वजह से ये निकालते हैं। उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम 2 kg ब्लॉक का। तो ये लिया मैंने 2 kg का ब्लॉक। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो मैं खुद ही बना देता हूं तुमको। अब बाकी तुम बताओ। जो राइट साइड वाली स्प्रिंग है इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा? ऐसे। और इसको हम लिखते हैं इस फोर्स को कितना? kx।
सिचुएशन सिमेट्री की है इसलिए, और दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, एक ही फोर्स कांस्टेंट है, दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन जो है सेम होगा। और ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, और वर्टिकल लाइन में खींच देता हूँ तो हमको पता चल गया कि ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। kx को रिजॉल्व करते हैं, तो राइट साइड वाला जो kx फोर्स है, इस राइट साइड वाले kx फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो kx का जो राइट साइड फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, साइन से मिलेगा या कॉस से मिलेगा? kx साइन 60, वेरी गुड। और अपर डायरेक्शन वाला हो जाएगा kx cos 60। इसी तरह से लेफ्ट साइड में अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा kx साइन 60, और अपर डायरेक्शन में हो जाएगा kx cos 60। तो जो kx cos 60 है, ये दोनों फोर्सेस ऐड होंगे यहाँ पर। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वाला ये kx साइन 60 और ये kx साइन 60 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो होगा ही कैंसिल। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, kx cos 60, kx, हाँ, तो ये 2kx cos 60 माइनस 20 इक्वल टू 0, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20। तो 2 इंटू kx cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 20। तो इससे सॉल्व करने पर kx की वैल्यू हो जाती है kx इक्वल्स टू 20, यूनिट बोलो, न्यूटन। तो kx की वैल्यू आई 20 न्यूटन के बराबर। ये तब है जबकि स्प्रिंग को काटा नहीं था। द राइट स्प्रिंग ब्रेक्स, राइट साइड वाली स्प्रिंग को कट कर दिया। जैसे ही इस वाली स्प्रिंग को कट करेंगे, राइट साइड वाली को, उस इंस्टेंट पे बताना है हमको ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। तो जस्ट आफ्टर कटिंग हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग राइट साइड स्प्रिंग और राइट स्प्रिंग। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने वाले हैं। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे ये बताइए। धरती माता और सर mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या है, 20 न्यूटन। ठीक है। और जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है यहाँ पर लेफ्ट साइड वाली, उसका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx के बराबर। अब मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। kx तो ऑलरेडी हमको पता है, kx कितना निकाल लिया था हमने, 20 के बराबर आ गया था। ठीक है। अब बताओ, जो मैंने राइट साइड में फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ये कब बनाया है, स्प्रिंग को, राइट साइड वाली स्प्रिंग को कट करने के बाद। तो राइट स्प्रिंग को कट करने के बाद ये फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें केवल 2 ही फोर्सेस लग रहे होंगे। और अब हम kx को रिजॉल्व कर लेते हैं। और ये है वर्टिकल लाइन, और ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे kx को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, kx साइन 60 डिग्री। हाँ भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आई। kx साइन 60 और अपर डायरेक्शन में होगा kx cos 60। भाई बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था याद रखने का। जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनता है, उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट cos से मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर साइन से मिलेगा। तो kx ने 60 डिग्री एंगल किसके साथ बनाया है, वर्टिकल लाइन के साथ। ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के साथ kx इधर है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो kx को जब रिजॉल्व करोगे तो इस लाइन के अलोंग cos 60 डिग्री लिखना पड़ेगा कंपोनेंट निकालते टाइम, क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। एनीवे, अब बताओ जरा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखे हम। अच्छा, kx cos 60 की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है। kx कितना आया था अभी, 20।
cos 60 है 1/2, तो कितना है ये 10 न्यूटन। 10 सर, नीचे जाएगा। और के एक्स साइन 60 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 इंटू √3/2 यानी 10√3। तो जो ब्लॉक है 2 kg का, पहले वर्टिकल फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल फोर्स में 20 न्यूटन ज़्यादा है या के एक्स cos 60 ज़्यादा है? कौन सा फोर्स बड़ा है मैग्नीट्यूड में? 20। यानी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड? डाउनवर्ड। तो न्यूटन सेकंड लॉ से वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेते हैं हम, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन हो जाएगी 20 माइनस के एक्स cos 60 की वैल्यू है 10, तो -10 इक्वल्स टू मास ब्लॉक का है 2 एंड ए वाई। तो ए वाई कितना आया? ए वाई कितना आया? 5 सर। ए वाई आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? यही स्टूडेंट्स गलत करते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, ये तो एक्सेलरेशन का केवल वर्टिकल कंपोनेंट निकला। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा हुआ है के एक्स साइन 60, इससे क्या होगा? इससे हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन लिखी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो के एक्स साइन 60 की वैल्यू कितनी है? 10√3। तो 10√3। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पर? 1 2 3 4 5 कितने हैं? आदित्य तुम बताओ कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो क्या इक्वेशन लिखी जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? यस, सो 10√3 इक्वल्स टू मास 2 और एक्सेलरेशन लिखा मैंने ए एक्स। तो ए एक्स कितना आया? 5√3। तो इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा? 5। कैसे निकाला? ये चमत्कार कैसे किया? ये 5√3 है और एक है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट क्या होता है? इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा √ax² प्लस √ay²। तो ax की वैल्यू कितनी है? 5√3। 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आया सॉल्व करने पर? 25 आएगा और प्लस 25 आएगा, आंसर आएगा 10। क्या आंसर आ रहा है? 10 मीटर। अंडर रूट वगैरह सब लेने के बाद यह जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, ये और भी मस्त सवाल है। एक और है अभी 7। हाँ, ये वाला क्वेश्चन और मस्त है, अभी जो हमने सॉल्व किया ना उससे भी बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें स्प्रिंग को कट किया है कि स्ट्रिंग को कट किया है? किसको कट किया है? स्प्रिंग को। सीलिंग और ए, ऊपर वाली स्प्रिंग को कट करते हैं। यस सर। तो बताना क्या है? ऑल दी ब्लॉक्स हैव इक्वल मास एंड स्प्रिंग्स आर आइडियल। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो भाई ये बताओ, स्प्रिंग को कट करने से पहले दोनों स्प्रिंग्स में एलोंगेशन कितना कितना है? ऊपर वाली स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है? सर ऊपर वाले में 3mg/k और नीचे वाले में mg/k। अच्छा, इन सभी का मास कितना है? m है। ये शायद इसमें क्वेश्चन में मिसिंग है मेरे ख्याल से। तो इनका मास m, अगर वैसे मास की जरूरत भी नहीं है जो आंसर देना है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें अच्छा डायग्राम तुमको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं। दिख रहा है डायग्राम अब? हाँ सर। इनका जो मास है तीनों ब्लॉक्स का वो कैसा है?
सेम मास है। ठीक, एलोंगेशन बताओ कितना है, ऊपर वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है? 3 mg/k। वेरी गुड। तो इसमें एलोंगेशन होगा, इसको मैं लिख लेता हूं x1 3 mg/k, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है 3 m मास को या 3 mg वेट को। या मुझे ज़्यादा ज़रूरत तो किसकी पड़ती है, kx1 की पड़ती है, तो मैं kx1 लिख लेता हूँ। kx1 कितना है, 3 mg। और नीचे वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन अगर x2 है तो kx2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑन केवल mg के बराबर। kx2 कितना होगा, mg के बराबर। ठीक है, अच्छा अब किसको कट कर दिया हमने, ऊपर वाली स्प्रिंग को। जैसे ही ऊपर वाली स्प्रिंग को कट करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमको। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए ए बी और ये सी, मास m, ये भी मास m और ये भी मास m। ठीक है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ए का, तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक mg फोर्स लग रहा होगा और एक स्ट्रिंग है, ए और बी को कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कोई फोर्स नहीं। तो इसको अगर मैं लिखूं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन, तो ये हो जाएगा mg प्लस टी इक्वल्स टू m इंटू A1 कर देता हूं इसको। ये समझ में आ गया इतना? अच्छा, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बी ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? टेंशन ऊपर और नीचे mg नीचे, टेंशन ऊपर। वेरी गुड। और कोई फोर्स? और सर kx स्प्रिंग फोर्स नीचे। यस। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? सॉरी सर mg kx2 के बराबर। kx2। ठीक है, ऊपर वाली स्प्रिंग को अगर हमने कट किया तो ऊपर वाली स्प्रिंग तो अपना रोल कोई प्ले नहीं करेगी, वो इमीडिएटली अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। लेकिन नीचे वाली जो स्प्रिंग है उसका एलोंगेशन जितना पहले था उतना ही बना रहेगा, क्योंकि सडनली इसकी लेंथ में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दोनों एंड फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ से इसकी इक्वेशन लिख दें, तो ये हो जाएगा mg प्लस kx2 इक्वल टू ma1 ही आएगा। इसमें भी ma1 ही आएगा। बताओ क्यों होगा ऐसा? सर दोनों ब्लॉक की सेम एक्सेलरेशन होगी ना? दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम क्यों होगी, ये बता सकते हो? कनेक्टेड है एक दूसरे से सर, और एक ही हाँ, दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए। ठीक है, दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं इसलिए ऐसा होगा। ये समझ में आ रहा है? अब नीचे वाले ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फिर सॉल्व करो और आंसर निकाल के दिखाओ कि कितना आता है। ट्राई करो जरा अपने आप से इसको। जी सर। सी का फ्री बॉडी डायग्राम मैं थोड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं कि तुम भी तो मेहनत करो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और कौन सा फोर्स है इस पर? ऊपर सर kx, ऊपर है kx फोर्स। kx1 या kx2? kx2। kx2 की वैल्यू कितनी है? 2p कितनी है? mg के बराबर। तो mg ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो इसका तो एक्सेलरेशन हमको वैसे ही पता चल गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी कितना होगा? 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इज 0। ठीक है, और जो ऊपर तुम देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं a1 की वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो गया और ये आएगा 2mg
2mg प्लस kx2 इक्वल टू 2m(a1) और kx2 की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर, तो 2mg प्लस mg इक्वल्स टू 2m(a1), a1 कितना आया, ये आया 3g/2। ठीक है, तो ये 3g/2 है, कौन किसका एक्सेलरेशन, ए और बी का, तो ए और बी दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। वैसे एक चीज बताऊं मैंने अभी क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक चीज है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं की तुम्हारे साथ, और वो मैं करूंगा भी नहीं, थोड़े मैच्योर हो जाओगे जब तुम, उसके बाद करूंगा। पहले ये पता करना कि जो ए और बी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगा कि नहीं, पहले इसकी रीजनिंग लगानी पड़ेगी हमको। हो सकता है कि टेंशन इसमें ना हो सकता है टेंशन हो। मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इसमें टेंशन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट टेंशन बना दिया, लेकिन हमको कैसे पता चला कि इसमें टेंशन होगा, ये मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसको डिस्कस करने में कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। तो अभी तुम्हारी बिगिनिंग है इस चैप्टर की, तो मैं उतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसमें बताया नहीं। अदरवाइज हमको पता होना चाहिए कि टेंशन होगा कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। नहीं, वो मैं बाद में बात करूं, किसी और दिन बात करेंगे, तुमको थोड़ा और पढ़ा लूं मैं, थोड़ा और एनालिटिकल स्किल तुम्हारी डेवलप हो जाए, इसके बाद मैं ये सारी चीजें चेक करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, AC 0 है और A1 कितना है, 3g/2 के बराबर है। कोई डाउट इसमें कर रहे थे तो मास m, चलो इस पर नीचे mg और एक फोर्स ऊपर लगेगा अपर स्प्रिंग की वजह से K1x और नीचे वाली स्प्रिंग की वजह से K2x। अच्छा, x अलग नहीं होगा, देखो ऊपर वाला जब ब्लॉक नीचे आएगा तो जितना ऊपर वाली स्प्रिंग एलोंगेट होगी उतना ही तो नीचे वाली कंप्रेस होगी, तो x तो सेम रहेगा। तो इसकी इक्वेशन बनी K1x प्लस K2x इक्वल्स टू mg, या ऐसा भी लिख, चलो ऐसे लिखा रहने हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम वो कंडीशन लगाते हैं जो इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, कि अगर ऊपर वाली स्प्रिंग को कट किया तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आता है, तो ऊपर वाली स्प्रिंग को कट किया तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो एक mg फोर्स लग रहा है और एक फोर्स लग रहा होगा नीचे वाली स्प्रिंग की वजह से K2x, तो इक्वेशन होगी mg माइनस K2x इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू 6, g को हम ले लेते हैं 10, तो m इंटू 10 माइनस K2x इक्वल्स टू 6m, तो K2x कितना आया, 4m के बराबर। ठीक है, इसको याद रखते हैं अब हम, K2x की जरूरत पड़ेगी हमको। तो फिर उसमें वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं ना? नहीं, अभी सेकंड कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब उन्होंने कहा कि अब ऊपर वाली स्प्रिंग को कट नहीं किया, किसको कट किया, नीचे वाली स्प्रिंग को। नीचे वाली स्प्रिंग अगर हम कट कर देते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस, एक mg लग रहा होगा और एक ऊपर वाली स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, K1x। अब K1x की वैल्यू चाहिए, तो K1x की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो हाँ, तो पहले मैं जरा न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख दूं इसमें, जो ये होगा mg माइनस K1x इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, K1x कितना आएगा, K1x माइनस mg होगा ना, बड़ा फोर्स कौन सा है, K1x माइनस mg होगा। नहीं सर ऊपर वाला, देख भाई, K1x और K2x दोनों मिलके mg के बराबर हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देख, K1x और K2x दोनों मिलके mg के बराबर है ना, तो बड़ा कौन है, ठीक है सर, ठीक है। चलो K1x प्लस K2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, K2x कितना है 4m इक्वल टू, और इस mg को कितना लिख सकते हैं हम 10m, तो K1x कितना आया, K1x इक्वल टू 6m, तो K1x की वैल्यू आ जाती है 6m के बराबर। तो इस इक्वेशन में अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, mg
-6m MA और एक्सेलरेशन 4 एम ए है, और जी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 10m -6m इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है आंसर इसका बी। ठीक है, तो बी आंसर होगा।